आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में वॉल्यूम 7 के बारे में करना शुरू किया था। लास्ट में हमने किया था सप्लाई ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट टू सॉर्टिंग असिस्टेंट, छंटाई सहायकों को छंटाई सूची प्रदान करना। आज हम आगे करना शुरू करेंगे मेटल टोकन से, और ये इंपॉर्टेंट आपका रूल है मेटल टोकन्स के बारे में। A metal token of authorized type must be carried by all RMS officials other than supervising officers। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है। पर्यवेक्षण अधिकारियों को छोड़कर बाकी आरएमएस के जितने भी अधिकारी होते हैं वो अपने साथ एक धातु टोकन लेके जाते हैं। who travel on duty in a vehicle or compartment reserved for the post office, or who have to enter the platform for exchange of mails in order to show their right to be present in the mail van or a reserved compartment or on the platform। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगी कि धातु टोकन जो है आरएमएस के अधिकारियों के द्वारा वहन किए जाते हैं, मतलब उनके द्वारा अपने साथ ले जाए जाते हैं, सिवाय पर्यवेक्षण अधिकारियों के। सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स अपने साथ मेटल टोकन नहीं लेके जाते हैं। अब आरएमएस के कौन से अधिकारी अपने साथ मेटल टोकन लेके जाते हैं? जिनको अपनी ड्यूटी के दौरान डाक घर के लिए आरक्षित व्हीकल या कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि जिनका उनका जो कार्य समय होता है या उनका जो ड्यूटी टाइम होता है उस समय में उन्हें डाक घर के लिए आरक्षित व्हीकल या कंपार्टमेंट में यात्रा करनी होती है, उनके द्वारा मेटल टोकन्स को कैरी किया जाता है। या फिर उनके द्वारा भी इनको कैरी किया जाएगा जिन्हें क्या करना पड़ता है, डाक के आदान प्रदान के लिए प्लेटफॉर्म पर एंटर करना पड़ता है, प्रवेश करना पड़ता है। यानी कि जहाँ पर ट्रेन आएगी जिसके माध्यम से डाक को भेजना है या जिसके माध्यम से डाक को प्राप्त करना है, तो वहां पर भी अपना धातु टोकन साथ में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? इन ऑर्डर टू शो देयर राइट टू बी प्रेजेंट इन दी मेल वैन और रिजर्व कंपार्टमेंट और ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो ये क्या करता है? ये उनका अधिकार सिद्ध करता है, ये उनके अधिकार के बारे में बताता है कि उनको मेल वैन या रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर उपस्थित होने का अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए वो अपने साथ मेटल टोकन लेकर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि जो आपके सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स होते हैं, पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं, उनको छोड़कर बाकी आरएमएस के जो अधिकारी जिन्हें ड्यूटी पर पोस्ट ऑफिस के लिए आरक्षित व्हीकल या कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ती है, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? मेटल टोकन लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि वहां पर अपना वो राइट सिद्ध कर सकें, अपना अधिकार सिद्ध कर सकें कि उनको मेल बैन में या डाक घर के लिए जो भी कंपार्टमेंट आरक्षित किया गया है उनमें यात्रा करने की उनको अनुमति है, उनको अधिकार है, या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको प्रवेश करने की अनुमति है। एज all record officers, sorting assistants, mail guards and group D officials of the RMS may at any time be required to travel in the mail van or reserved compartment or to enter the platform for exchange of mails. They will each be supplied with the metal token which must be shown on demand to railway guards and ticket examiners। अब जितने भी अभिलेख अधिकारी होते हैं, क्योंकि आरएमएस के अधिकारी आ जाएंगे, आरएमएस ऑफिशियल्स आ जाएंगे, सॉर्टिंग असिस्टेंट भी आरएमएस के ऑफिशियल्स होते हैं, मेल गार्ड या जो ग्रुप डी ऑफिशियल्स होते हैं आरएमएस के, उनको क्या करना पड़ सकता है? अपनी ड्यूटी के दौरान डाक घर के लिए आरक्षित मेल बैन में या फिर रिजर्व कंपार्टमेंट आरक्षित जो भी डिब्बा है उसमें यात्रा करनी पड़ सकती है, या डाक के आदान प्रदान के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ सकता है। यानी कि जहां पर ट्रेन आती है उस प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रवेश करना पड़ सकता है। इसलिए उन सभी को क्या दिए जाते हैं? मेटल टोकन दिए जाते हैं। और वो मेटल टोकन अगर रेलवे गार्ड या टिकट एग्जामिनर मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो उनको वहां पे प्रस्तुत करने होते हैं। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान में रखना है कि सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को छोड़कर आरएमएस के अन्य जो अधिकारी जिन्हें क्या करना पड़ता है? अपनी ड्यूटी के दौरान डाक घर के लिए आरक्षित मेल बैन या फिर कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ती है, वो अपने साथ धातु टोकन लेके जाते हैं। इसका मतलब जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी छंटाई सहायक होते हैं, मेल गार्ड या ग्रुप डी ऑफिशियल जो आरएमएस के रहेंगे, उनको किसी भी समय क्या करना पड़ सकता है? डाक घर के लिए आरक्षित मेल बैन में या कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ सकती है। इसलिए क्या हो जाएगा? उन्हें धातु टोकन दिए जाते हैं, और ये धातु टोकन अगर रेलवे गार्ड या टिकट एग्जामिनर के द्वारा डिमांड की जाती है, मांगे जाते हैं, तो उन्हें वहां पे प्रस्तुत करने होते हैं। क्यों प्रस्तुत करने होते हैं? अपना अधिकार दिखाने के लिए कि उनको मेल बैन में या कंपार्टमेंट में या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर उपस्थित होने का अधिकार है। Metal tokens should also be supplied to those mailmen who
हु ट्रैवल इन चार्ज ऑफ मेल्स इन रिजर्व्ड कंपार्टमेंट। उसके बाद जो मेल मैन होते हैं इनको भी ये मेटल टोकन दिए जाते हैं। तो धातु टोकन उन डाक कर्मियों को भी दिए जाने चाहिए जो आरक्षित डिब्बों में डाक प्रभारी के रूप में यात्रा करते हैं। दी टोकन्स आर दी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो धातु टोकन या मेटल टोकन होते हैं ये सरकार की संपत्ति होते हैं एंड आर सप्लाइड फ्रॉम दी स्टॉक डिपो टू दी हेड रिकॉर्ड ऑफिस। और इन्हें हेड रिकॉर्ड ऑफिस को कहां से भेजा जाएगा, यानी कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस को कहां से इनकी आपूर्ति की जाएगी, स्टॉक डिपो से की जाती है। तो ये जो मेटल टोकन्स होते हैं ये सरकार की संपत्ति होते हैं और स्टॉक डिपो से इन्हें हेड रिकॉर्ड ऑफिस को प्रधान लेख कार्यालय को भेजा जाता है। The head record officer issues tokens to the officials attached to his office and supplies them to the record and sub-record officers for issue by them to the officials attached to their respective offices। अब देखो जो धातु टोकन है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, स्टॉक डिपो से उन्हें हेड रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा जाएगा। हेड रिकॉर्ड ऑफिस में जो हेड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो अपने कार्यालय से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को धातु टोकन जारी कर देता है। और दूसरी बात आप आगे वो क्या करेगा, रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ये धातु टोकन भेज देगा। पहले वो क्या करेगा, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर अपने कार्यालय से जुड़े ऑफिशियल्स को धातु टोकन जारी करेगा। करने के बाद वो क्या करेगा, रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ये धातु टोकन भेज देगा। क्यों भेज देगा, ताकि रिकॉर्ड ऑफिसर या सब रिकॉर्ड ऑफिसर उनसे जुड़े कार्यालयों के अधिकारियों को ये धातु टोकन प्रोवाइड करवा सकें। They each bear the name of the division and a serial number and are treated as part of the stock of record offices। तो धातु टोकन जो है उनके ऊपर मंडल का नाम होता है, उनके साथ सीरियल नंबर उनके ऊपर लिखा होता है और साथ में उन्हें क्या माना जाता है, रिकॉर्ड ऑफिस के स्टॉक का हिस्सा माना जाता है। जैसे रिकॉर्ड ऑफिस का जो स्टॉक होगा उसका इसे एक हिस्सा माना जाएगा जो भी धातु टोकन दिए जाते हैं। द होल्डर मस्ट ऑलवेज रिटेन पोजेशन ऑफ हिज टोकन एंड बेयर इट व्हेन ऑन ड्यूटी। जब भी धारक ड्यूटी पर होगा तो उसे धातु टोकन पहनना होगा, साथ में वो अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में इसे रखेगा। एंड ही विल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉस और मिसयूज। अगर धातु टोकन को कोई भी नुकसान होता है या इसका कोई भी दुरुपयोग किया जाता है तो इसका धारक ही व्यक्तिगत रूप से इस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। If when called upon to produce the token, the holder does not do so, he render himself liable to the same penalty as इफ ही हैड लॉस्ट इट। अब जब भी धारक को बोला जाएगा कि आप ये धातु टोकन प्रस्तुत करें लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। किस तरह से जुर्माना लगाया जाएगा, जिस तरह से अगर उसने उस धातु टोकन को गुम कर दिया है उस समय जो उसके ऊपर जुर्माना लगता है वही उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा अगर कहे जाने पर वो धातु टोकन प्रस्तुत नहीं कर पाता है। If the holder of a token goes on leave or is transferred to the control of another record office or division, अगर धातु टोकन का धारक छुट्टी पर चला जाता है या फिर वो क्या होता है किसी अन्य रिकॉर्ड ऑफिस या डिवीजन में ट्रांसफर होके चला जाता है, यानी कि पहले जिस रिकॉर्ड ऑफिस में था वहां से उसकी ट्रांसफर हो जाती है किसी दूसरे रिकॉर्ड ऑफिस के अंडर या फिर एक डिवीजन से वो दूसरे डिवीजन के अंडर ट्रांसफर हो जाता है और क्विट्स इज सर्विस या फिर वो अपनी सेवा से निकल जाता है या सेवा छोड़ देता है, वेदर बाय डिसमिसल, चाहे उसको बर्खास्त कर दिया गया हो चाहे वो रिटायर हो चुका हो, इस तरह की जो भी स्थिति में वो सेवा छोड़ देता है। और ceases to belong to the class of officials to whom tokens are supplied, या फिर दूसरी स्थिति क्या आ सकती है कि ऐसे अधिकारियों की श्रेणी में वो चला जाता है जिनको धातु टोकन नहीं दिए जाते हैं, मतलब उसकी प्रमोशन हो जाती है या फिर वो किसी ऐसे अधिकारियों की श्रेणी में चला जाता है जिनको धातु टोकन नहीं दिए जाते हैं। he should return the token to the record officer। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस धारक को अपना टोकन जो मेटल टोकन है वो रिकॉर्ड ऑफिसर को वापस करना पड़ेगा इन एक्सचेंज फॉर द रिसिप्ट ग्रांटेड फॉर इट। ठीक है, अब देखो क्योंकि क्या होता है जब भी धातु टोकन दिया जाता है तो जिसे भी धातु टोकन दिया जाएगा उससे एक रसीद ली जाएगी। अब जब भी वो धातु टोकन वापस करेगा रिकॉर्ड ऑफिसर को तो धातु टोकन वो देगा और साथ में उसके द्वारा जो दी गई रसीद होगी वो उसको वापस कर दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि जब भी कोई टोकन होल्डर छुट्टी पर जाता है या फिर उसका ट्रांसफर हो जाती है रिकॉर्ड ऑफिस या डिवीजन से किसी दूसरे रिकॉर्ड ऑफिस या डिवीजन में या फिर वो अपनी सेवा छोड़ देता है, चाहे उसको बर्खास्त कर दिया जाता है या वो रिटायर हो जाता है या फिर वो ऐसे अधिकारियों की श्रेणी में चला जाता है जिनको धातु टोकन नहीं दिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में उसे धातु टोकन रिकॉर्ड ऑफिसर को वापस करना होगा और इसके बदले में धारक के द्वारा जो रसीद दी गई होगी धातु टोकन प्राप्त करते समय वो धारक को वापस लौटा दी जाएगी और टोकन जो रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा अपने पास रख लिया जाएगा। It will be the duty of the record officer to see that token are duly returned by officials who proceed on leave
और आर ट्रांसफर्ड और क्विट दी सर्विस। यह देखना जो अभिलेख अधिकारी का कर्तव्य होता है कि छुट्टी पर जाने वाले या स्थानांतरित होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले अधिकारियों द्वारा धातु टोकन वापस कर दिए गए हों। तो जब भी कोई भी अधिकारी जो टोकन होल्डर है वो छुट्टी पर जाता है या उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है या वो सेवा छोड़ देता है, चाहे उसको डिसमिस कर दिया जाता है, चाहे वो रिटायर हो जाता है, तो ये देखना रिकॉर्ड ऑफिसर का अभिलेख अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि उस अधिकारी के द्वारा वो धातु टोकन वापस कर दिए जाएं। इफ द होल्डर लूजेज इज मेटल टोकन, अब जो धारक है मान लीजिए उसने अपना मेटल टोकन गुम कर दिया, ही मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट द फैक्ट टू द रिकॉर्ड ऑफिसर हु विल इशू अ न्यू टोकन टू हिम एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट। अगर किसी भी धारक ने अपना धातु टोकन गुम कर दिया तो इस चीज के बारे में वो तुरंत किसको बताएगा? रिकॉर्ड ऑफिसर को बताएगा। रिकॉर्ड ऑफिसर जो क्या करेगा, उसको एक नया धातु टोकन जारी करेगा और साथ में रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, एक रिपोर्ट उसके संबंध में सुपरिटेंडेंट को प्रस्तुत करेगा। द होल्डर विल आल्सो हैव टू मेक गुड द ड्यूज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट। धारक को विभाग द्वारा निर्धारित देय राशि का भी भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो इसे गुम कर देता तो नया जो उसको धातु टोकन जारी किया जाएगा उसके संबंध में जो भी निर्धारित देय राशि होगी वो धारक को चुकानी होगी। द यूजुअल फॉर्मेलिटीज शुड बी फॉलोड बिफोर इफेक्टेड रिकवरी ऑफ द अमाउंट। राशि की प्रभावी वसूली से पहले जो भी सामान्य औपचारिकताएं मेटल टोकन को जारी करने के संबंध में उनका भी पालन किया जाना चाहिए। रूल नंबर 15 है रिलैक्सेशन ऑफ वर्क ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन काम में ढील। रिकॉर्ड ऑफिसेज में भी एंटायरली क्लोज। जो रिकॉर्ड ऑफिसेज होते हैं, अभिलेख कार्यालय होते हैं, वो पूरी तरह से बंद रह सकते हैं छुट्टियों वाले दिन या जो संडे रहते हैं उनके दिन। लेकिन जो मेल ऑफिस होते हैं उनमें कुछ काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है? एक्सेप्ट दी सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टल स्टेशनरी एंड बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ईच मेल ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल लेट फीस, नो बिजनेस विल बी डन विद द पब्लिक। तो वो कौन सा काम कर सकते हैं? एक तो वो डाक टिकटों की बिक्री कर सकते हैं, पोस्टल स्टेशनरी की बिक्री कर सकते हैं, या लेट फीस के साथ जो बुकिंग का समय है उस समय में वो पंजीकृत लेखों की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस के साथ करेंगे। इसके अलावा लोगों के साथ कोई भी अन्य लेन देन संडे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन डाक कार्यालयों के द्वारा नहीं किया जाएगा। मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में फर्क होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मेल ऑफिस जब वो संडे वाले दिन या फिर डाकघर अवकाश वाले दिन डाक टिकटों या डाक स्टेशनरी की बिक्री कर सकते हैं, या फिर जो लेट फीस के साथ आपको समय दिया जाता है पंजीकृत लेखों की बुकिंग के लिए, तो उस समय के दौरान वो पंजीकृत लेखों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ या जनता के साथ वो कोई भी और लेन देन नहीं कर सकते हैं। On Sundays and on postal holidays, there will be no dispatches to the post office. रविवार और डाकघर छुट्टियों में डाकघरों के लिए कोई भी प्रेषण नहीं किया जाता है। तो डाक कार्यालय किसी भी डाकघर को कोई भी प्रेषण नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी डाक नहीं भेजेंगे। Generally, attendance of the staff of mail offices on post office holidays should be reduced to the minimum compatible with the due discharge of the work. तो क्या किया जाता है, जैसे डाकघर अवकाश होते हैं या संडे होते हैं, उस दिन मेल ऑफिस में क्योंकि काम कम होता है तो काम के अनुसार ही डाक कर्मी जो होते हैं या फिर जो भी वहाँ पे अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनकी अटेंडेंस होती है, उसी के अनुसार उनको बुलाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 16, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के बारे में, कार्य वितरण के ज्ञापन के बारे में। The memorandum of distribution of work is issued by the superintendent when more than one official work in an office or a section. जब भी किसी अनुभाग या कार्यालय में एक से ज़्यादा अधिकारी काम करते हैं वहाँ पर कार्य वितरण का ज्ञापन सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, जब भी किसी कार्यालय या अनुभाग में एक से ज़्यादा अधिकारी काम कर रहे हो तो वहाँ पर कार्य वितरण का ज्ञापन सुपरिटेंडेंट या अधीक्षक के द्वारा जारी किया जाता है। इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाई each official, the attendance hours of the set, and in the case of a section which work by train starting from the station, also the hour at which the set should be present at the station. अब यहाँ पे ये जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ों को बताया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले
द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाई ईच ऑफिशियल, प्रत्येक अधिकारी के द्वारा किए जाने वाली ड्यूटीज या किए जाने वाले काम इसमें बताए जाएंगे। द अटेंडेंस आवर्स ऑफ द सेट, सेट के जो अटेंडेंस आवर्स होते हैं, उपस्थिति के घंटे होते हैं, वो इसमें बताए जाते हैं। और अनुभाग के मामले में, सेक्शन के मामले में, विच वर्क बाई अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टेशन, क्या क्या दर्शाया जाएगा, स्टेशन से शुरू होने वाली ट्रेन द्वारा काम करने वाले अनुभाग के मामले में क्या चीज़ें होंगी, इसमें दर्शाया जाएगा द आवर एट विच द सेट शुड बी प्रेजेंट एट द स्टेशन, वह समय जिसके दौरान सेट को स्टेशन पर उपस्थित होना होगा, वो चीज़ इसमें दर्शाई जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में कौन सी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। इन द केस ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, अभिलेख कार्यालय के मामले में, मेमोरेंडम शुड स्पेसिफाई द आवर्स ड्यूरिंग विच द रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑफिस, द वर्क he is to be done in the office, the trains he has required to attend and the work to be done by him on the platform। सबसे पहले क्या आएगा, अभिलेख कार्यालय के मामले में जो MDW, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तैयार किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले द आवर्स ड्यूरिंग विच द रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑफिस, वह समय या वह घंटे जिनके दौरान अभिलेख अधिकारी अपने कार्यालय में प्रस्तुत होना चाहिए, इन घंटों का उल्लेख किया जाएगा। द वर्क ही इज टू बी डन इन द ऑफिस, दूसरी बात कार्यालय में उसके द्वारा क्या काम किया जाएगा। दूसरी बात कौन सी ट्रेन को जाके वो अटेंड करेगा, यानी कि कौन सी ट्रेन में डाक के आदान प्रदान को जाके वो देखेगा, और साथ में प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका कौन सा काम रहेगा, कौन सा काम उसके द्वारा किया जाएगा। तो रिकॉर्ड ऑफिस के लिए जब मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तैयार किया जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख रहता है। क्या क्या चीज़ें रहेंगी, रिकॉर्ड ऑफिसर को किन घंटों के दौरान अपने कार्यालय में प्रस्तुत रहना होगा, उसको अपने कार्यालय में कौन सा काम करना होगा, उसके बाद दूसरी बात उसे कौन सी ट्रेन को जाके अटेंड करना है, किन ट्रेनों में उसे जाना है, और साथ में उसके द्वारा कौन सा काम प्लेटफॉर्म के ऊपर किया जाएगा। The record officer will initially prepare the memorandum of distribution of work and forward it to the superintendent। रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो शुरुआत में मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को तैयार करेगा रिकॉर्ड ऑफिस के मामले में, फिर उसे आगे सुपरिटेंडेंट को भेज देगा। The inspector will initially prepare the memorandum of distribution of work ऑफ द मेल ऑफिस और सेक्शन एंड फॉरवर्ड इट टू द सुपरिटेंडेंट। तो जब भी किसी डाक कार्यालय या अनुभाग के लिए मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तैयार किया जाता है तो शुरुआत में से निरीक्षक के द्वारा तैयार किया जाएगा, तैयार करने के बाद इसे सुपरिटेंडेंट को भेज दिया जाएगा। इन द केस ऑफ अ सेक्शन द मेमोरेंडम विल शो प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ द बैग इन द बैन। अनुभाग के मामले में ज्ञापन जो है बैन में बैग की उचित व्यवस्था भी दिखाएगा। ठीक है, जब भी अनुभाग के मामले में, सेक्शन के मामले में ये ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तैयार किया जाता है तो ये क्या दिखाएगा, बैन में बैगों की उचित व्यवस्था को दर्शाएगा या दिखाएगा कि बैन में बैगों को रखने के लिए या ढोने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उस उचित व्यवस्था को इसमें दर्शाया जाएगा। द अरेंजमेंट शुड बी सच एज टू सिक्योर एन even distribution of the bulk of the weight over the surface of the van in order that the strain may not rest on the any particular portion or portions of the vehicle। अब यहाँ पे क्या बताएगा कि अनुभाग के मामले में जब ज्ञापन दिखाया उल्लेख करेगा तो एक चीज़ का और उल्लेख करेगा, वो क्या होगा कि ज्ञापन में बैन की उचित व्यवस्था को दिखाया जाएगा कि उसमें बैग वगैरह किस तरह से रखे जाएंगे, उसकी व्यवस्था को दिखाया जाएगा। अब व्यवस्था जो वो ऐसी होनी चाहिए कि बैन की सतह पर भारी वजन का समान वितरण सुनिश्चित हो सके, यानी कि बैन के ऊपर जो बैग रखे जाएंगे वो इक्वली होने चाहिए वेट में, मतलब वेट में इक्वल नहीं होने चाहिए, उनकी इस तरह से आपने रखने हैं ताकि बैन के हर एक हिस्से पर समान वजन सुनिश्चित हो सके, समान वजन आ सके, ताकि तनाव वाहन के किसी विशेष हिस्से पर ना पड़े। क्या तो बैग आपने उसके अंदर इस तरह से रखने हैं ताकि बैन की किसी भी सतह के ऊपर, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं आना चाहिए, हर जगह पे लगभग समान वजन होना चाहिए। The particulars of case transit bags prescribed should also be specified। निर्धारित केस ट्रांजिट बैग का विवरण भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। केस ट्रांजिट बैग क्या हो जाएगा, कटघरा पारवन थैला जिसमें बहुत सारे थैले डाल के भेजे जाते हैं, तो निर्धारित जो भी केस ट्रांजिट बैग है उसके विवरण भी इसमें निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। Copies of memorandum will be furnished by the superintendent to the record office।
सुपरिटेंडेंट के द्वारा ये जो मेमोरेंडम की कॉपीज रहेंगी या प्रतियां रहेंगी वो रिकॉर्ड ऑफिस को सप्लाई की जाएंगी, उनको पहुंचाई जाएंगी, या मेल बैन या सेक्शन या इंस्पेक्टर जो भी संबंधित होगा उसको दी जाएंगी। तो ज्ञापन की प्रतियां अधीक्षक के द्वारा रिकॉर्ड ऑफिस को, मेल ऑफिस या सेक्शन को या इंस्पेक्टर संबंधित को प्रस्तुत की जाएंगी। द सुपरिटेंडेंट में इफ ही कंसिडर्स इट नेसेसरी इशू अ मेमोरेंडम ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑफिशियल इन सिंगल हैंडेड ऑफिसेज एंड सेक्शंस। सिंगल हैंडेड ऑफिसेज या सेक्शंस के मामले में भी सुपरिटेंडेंट क्या कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ ड्यूटीज को जारी कर सकता है। ठीक है, अधीक्षक क्या कर सकता है, यदि आवश्यक वो समझे तो सिंगल हैंडेड कार्यालय अनुभागों में जो अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य हैं उनका ज्ञापन जारी कर सकता है। ठीक है, बाकियों के मामले में मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जारी करता है, और सिंगल हैंडेड ऑफिसेज या सेक्शंस के मामले में मेमोरेंडम ऑफ ड्यूटीज को जारी कर सकता है अगर वो ऐसा कंपल्सरी समझता है, जरूरी समझता है। नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 17, डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड होते हैं उनका निपटान किस तरह से किया जाता है। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स शुड बी टॉर्न एंड सोल्ड एज वेस्ट पेपर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिजर्वेशन पीरियड नोटेड अगेंस्ट ईच। अब जो भी कार्यपत्र होते हैं या जो भी रिकॉर्ड होते हैं आरएमएस में, उनको एक निश्चित अवधि के बाद नष्ट कर दिया जाता है, या उनको क्या किया जाता है, टोर्न कर दिया जाता है, उनको फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनको सेल कर दिया जाता है रद्दी के रूप में। तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड बताए गए और साथ में बताया गया कि कितने समय के लिए उनको संभाल के रखना है, उसके बाद उनको नष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाएंगे कोरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू रोबरीज, थेफ्ट्स, इनलैंड पोस्ट। अंतर्देशीय डाक के संबंध में रोबरीज, ठीक है, कोई भी डकैती या चोरी के संबंध में कोई भी पत्राचार है। 1 ईयर आफ्टर दी केसेस आर क्लोज्ड, जब केस इनके संबंध में बंद हो जाएगा उसके भी 1 साल तक इसको संभाल के रखा जाएगा, उसके 1 साल के बाद इसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो इनलैंड पोस्ट में अगर रोबरीज या थेफ्ट के संबंधित में कोई भी पत्राचार है, केस बंद होने के 1 साल तक उसको संभाल के रखा जाएगा, उसके बाद उसको नष्ट किया जा सकता है। इनवॉइसेस ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम दी स्टॉक डिपो, स्टॉक डिपो से जो भी आपको लेखों के संबंध में इनवॉइसेस या चालान प्राप्त होते हैं उनको 3 साल के लिए संभाल के रखा जाता है। कार्बन कॉपीज इनवॉइसेस ऑफ आर्टिकल्स रिटर्न टू स्टॉक डिपो, उसके बाद स्टॉक डिपो को जो कार्बन कॉपीज या आर्टिकल्स की इनवॉइसेस वापस की जाती हैं उनको भी 3 साल के लिए संभाल के रखा जाएगा। ऑर्डर बुक ऑफ अ मेल ऑफिस एंड अ सेक्शन, डाक कार्यालय या फिर अनुभाग की जो ऑर्डर बुक होती है उसको 3 साल के लिए संभाल के रखा जाएगा। कोरेस्पोंडेंस रिलेटिंग टू पर्सनल फाइल्स, अपॉइंटमेंट्स, नॉमिनेशंस, लीव, पेंशन, पनिशमेंट्स। अब जो आपकी पर्सनल फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो अधिकारियों के संबंध में या कर्मचारियों के संबंध में बनाई जाती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में होती है, उसमें नॉमिनेशंस वगैरह, लीव, पेंशन या पनिशमेंट के संबंध में होती है, उनसे संबंधित जो पत्राचार है उसको 3 साल तक संभाल के रखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये 3 साल जो है कब से गिने जाएंगे, आफ्टर द मंथ इन विच द ऑफिशियल कंसर्न्ड सीज्ड टू बिलोंग टू द डिपार्टमेंट। जब अधिकारी डिपार्टमेंट से असंबंधित हो जाते हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट छोड़ देता है, उस तारीख से 3 साल तक इसको संभाल के रखा जाता है। यानी कि जिस तारीख को वो डिपार्टमेंट को छोड़ देगा, वो डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं रहता है, उसके 3 साल बाद तक इनको संभाल के रखा जाता है। इन केस वेयर द डिपार्टमेंट इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड इन सम लॉस, दे शुड बी प्रिजर्व्ड टिल द मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड। ठीक है, अगर वो किसी भी नुकसान के संबंध में जिम्मेदार है लेकिन वो डिपार्टमेंट का भी हिस्सा नहीं रहा है, तो उसके संबंध में जो कोरेस्पोंडेंस है उसको ज़्यादा अवधि के लिए भी रोक के रखा जा सकता है, संभाल के रखा जा सकता है, जब तक कि जो मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि मौद्रिक लेन देन के संबंध में उसकी जो भी जिम्मेदारी है वो समाप्त नहीं हो जाती है। वर्क पेपर्स ऑफ आरएमएस ऑफिसेज एंड सेक्शंस, आरएमएस कार्यालय और अनुभागों के जो कार्यपत्र होते हैं उनको 18 महीनों तक संभाल के रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद कर लेना है। कोरेस्पोंडेंस रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बोथ लेटर्स एंड पार्सल्स, पंजीकृत लेखों के संबंध में जो कोरेस्पोंडेंस है उसको 18 महीने तक संभाल के रखा जाएगा। ठीक है, जो पंजीकृत लेख होते हैं उनके निपटान के संबंध में जो पत्राचार है 18 महीने के लिए उसको संभाल के रखा जाएगा। अदर रिकॉर्ड्स ऑफ ए रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिस विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज मेंशन्ड इन फॉलोइंग पैराग्राफ, तो यहाँ पे बताएंगे बाकी जो रिकॉर्ड होते हैं रिकॉर्ड या सब रिकॉर्ड ऑफिस के, उनको भी 18 महीनों के लिए संभाल के रखा जाता है। आगे चलते हैं, अरेंजमेंट रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर्ड एंड डेली रिपोर्ट।
क्या व्यवस्था रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर और साथ में दैनिक रिपोर्ट, इनको भी 18 महीनों तक संभाल के रखा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल। अब कुछ एक ऐसे भी रिकॉर्ड होते हैं जिनको नष्ट करने के लिए आपके पास सीपीएमजी की विशेष परमिशन होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। अब वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? ऑर्डर बुक ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफिस। अब यहाँ पे भी हमने एक ऑर्डर बुक के बारे में किया, तो वो कौन सी है? मेल ऑफिस या अनुभाग की। अब मेल ऑफिस या अनुभाग की जो ऑर्डर बुक होती है उसको 3 साल के बाद आप नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस की जो ऑर्डर बुक होती है उसको हेड ऑफ सर्कल की विशेष परमिशन के बिना आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। नॉमिनल रोल ऑफ टोकन होल्डर्स, तो मैटर टोकन्स के बारे में हमने ऊपर किया, तो धातु टोकन होल्डर्स का जो नॉमिनल रोल होता है, नामात्र सूची होती है, उसको भी हेड ऑफ सर्कल की विशेष परमिशन के बिना नष्ट आप नहीं कर सकते हैं। वर्क पेपर्स, कोरस्पोंडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग विच इंक्वायरीज इन प्रोग्रेस और दीज कनेक्टेड विद केसेस विच हैव नॉट बीन फुली डिसाइडेड और क्लोज्ड। उसके बाद कोई भी ऐसा वर्क पेपर, कार्यपत्र है, कोई भी ऐसा पत्राचार है, या कोई भी ऐसे दस्तावेज हैं जिनके संबंध में अभी कोई भी पूछताछ चल रही है, या जिनके संबंध में कोई भी केस अभी तक पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है, उनको भी हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना कभी नष्ट नहीं किया जाएगा। व्हेन द रिकॉर्ड्स मेंशन्ड अबव आर टू बी डिस्ट्रॉयड, जब भी ऊपर बताए गए रिकॉर्ड्स को या अभिलेखों को नष्ट करना होता है, द डिस्ट्रक्शन शुड बी अफेक्टेड इन द रिकॉर्ड ऑफिसर्स प्रेजेंस बाय टेयरिंग देम इनटू पीसेस। तो यहाँ पे जब इनको नष्ट किया जाएगा तो वहां पे अपनी मर्जी से इनको नष्ट नहीं करना है। कैसे इनको नष्ट किया जाएगा? डिस्ट्रक्शन शुड बी अफेक्टेड इन द रिकॉर्ड ऑफिसर्स प्रेजेंस। तो इनको जो नष्ट करने की प्रक्रिया वो अभिलेख अधिकारी की देख रेख में की जानी चाहिए। अब इनको नष्ट कैसे करना है? आप इनको क्या करेंगे? टीयर कर देंगे, फाड़ देंगे छोटे छोटे पीसेस में, इन सच अ मैनर दैट दे शुड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। आपने इस तरह से उनके छोटे पीस कर देने हैं कि उनको दोबारा से यूज ना किया जा सके। दे शुड देन बी सोल्ड एज वेस्ट पेपर, उसके बाद उसको रद्दी के रूप में बेच दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास बहुत ज्यादा है कि कितने समय के लिए प्रिजर्व करके रखा जाएगा और कौन से ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिनको हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना नष्ट आप नहीं कर सकते हैं। ग्रेडेशन लिस्ट शुड बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 years after new bonds have been issued, and a register of sanctioned establishment should be destroyed at the end of the year after new bonds have been supplied or prepaid। जो ग्रेडेशन लिस्ट होती है, ग्रेडेशन सूचियां होती हैं, नई सूचियां जारी होने के 3 साल के बाद इनको नष्ट किया जाता है। और दूसरी बात, जो रजिस्टर ऑफ सैंक्शनड एस्टेब्लिशमेंट होगा उसको क्या किया जाएगा? जिस वर्ष इसका नया रजिस्टर जारी किया जाता है उस वर्ष के अंत में से नष्ट किया जाता है। तो जो ग्रेडेशन सूचियां हैं, नई जारी होने के 3 साल के बाद पुरानी वाली को नष्ट किया जाएगा, और जो स्वीकृत स्थापना का रजिस्टर है उसकी जब नई की आपूर्ति कर दी जाएगी या नया तैयार किया जाएगा तो उसके बाद जो पुराने वाला होगा उसको उस वर्ष के अंत में नष्ट कर दिया जाएगा जिस वर्ष में नया वाला जारी किया जाता है या तैयार किया जाता है। डायरेक्टर जर्नल्स सर्कुलर्स एंड जर्नल ऑर्डर्स एंड पोस्ट मास्टर जर्नल सर्कुलर्स शुड बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 years। उसके बाद महानिदेशक डाक के परिपत्र, जर्नल ऑर्डर्स या फिर जो पोस्ट मास्टर जर्नल के सर्कुलर होते हैं उनको 3 साल की अवधि के बाद नष्ट किया जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो 3 साल है कब से गिने जाएंगे? काउंटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड। जिस भी ऑफिशियल ईयर में आधिकारिक वर्ष में उन्हें जारी किया जाता है उस आधिकारिक वर्ष की समाप्ति के बाद 3 साल और इनको रखा जाएगा संभाल के, उसके बाद इनको नष्ट किया जाएगा। तो क्या बोलेगा? जिसमें भी जारी किए गए थे उस ऑफिशियल वर्ष के एंड जब उसका हो जाएगा उसके बाद 3 साल गिने जाएंगे और फिर उसके बाद इनको नष्ट किया जाता है। इन एडिशन टू द कोरेस्पोंडेंस प्रेफर्ड इन पैराग्राफ 1, द हेड ऑफ द सर्कल में ऑर्डर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनी अदर क्लासेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द प्रेस्क्राइब्ड ऑफ। तो पैरा नंबर 1 में हमें जो बताया गया उनकी जो निर्धारित अवधि है, अगर जरूरत पड़े तो हेड ऑफ सर्कल जो है उनको अधिक समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए अधिकृत होता है कि ज्यादा समय के लिए आपने इनको संभाल के रखना होता है। रूल नंबर 18 है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी फॉर सेल, बिक्री हेतु डाक टिकट एंड स्टेशनरी के बारे में। एवरी मेल ऑफिस इज प्रोवाइडेड विद द स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग एम्बोस्ड एनवल्प्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड्स फॉर सेल टू द पब्लिक।
जनता को बेचने के लिए प्रत्येक डाक कार्यालय को क्या किया जाता है, डाक टिकटों या स्टेशनरी का एक स्टॉक दिया जाता है। और उस स्टॉक में क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं, एम्बोस्ड एनवलप, उभरे हुए लिफाफे जो हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, उनमें पहले से ही उभरे हुए डाक टिकट होते हैं, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से उनको क्या दिया जाता है, डाक टिकटों और स्टेशनरी का एक स्टॉक दिया जाता है ताकि लोगों को वो उनकी बिक्री कर सके। द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और इन द केस ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस द मेल गार्ड or mail agent is responsible that a sufficient stock of postage stamps of all kinds in demand is maintained in the office। प्रधान छंटाई सहायक या फिर अगर हम पारवन डाक कार्यालय की बात करें तो वहां पर मेल एजेंट या मेल गार्ड इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा कि जिस तरह की भी डाक टिकटों की डिमांड है उन सभी को डाक घर में आपने रखना है, वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए। तो जिन भी डाक टिकटों की डिमांड रहेगी उनका स्टॉक कार्यालय में होना चाहिए। इस चीज़ की जिम्मेदारी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की होगी। और अगर ट्रांजिट मेल ऑफिस पारवन डाक कार्यालय की बात करें वहां पर ये मेल एजेंट या मेल गार्ड की जिम्मेदारी बनती है। The amount to be held in postage stamp or stationery including embossed envelopes, inland letter and postcards by each mail office is fixed by the superintendent। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी डाक कार्यालय के द्वारा, किसी भी मेल ऑफिस के द्वारा, ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प या स्टेशनरी में कितनी मैक्सिमम राशि अपने पास रखी जाएगी, कितनी अमाउंट अपने पास रखी जाएगी, यानी कि वो कितने रुपए के डाक टिकट या कितने रुपए की स्टेशनरी अपने पास रख सकते हैं, इस चीज़ का निर्धारण जो है अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा। एंड द स्टैम्प्स टू दैट अमाउंट बिल in the first instance be supplied to record office on application by the nearest head post office। ठीक है, और उस राशि के टिकट पहली बार में निकटतम प्रधान डाकघर द्वारा आवेदन पर रिकॉर्ड कार्यालय को दिए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि किसी भी मेल ऑफिस में किस मूल्य के डाक टिकट या स्टेशनरी होगी, इस चीज़ का निर्धारण सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाएगा। और पहली बार जब इनको ये सप्लाई की जाती है तो ये क्या कर सकते हैं, नज़दीकी प्रधान डाकघर को आवेदन कर सकते हैं और प्रधान डाकघर रिकॉर्ड ऑफिस को इस तरह की सप्लाई प्रोवाइड करवाएगा। Postage stamps are to be kept in the office safe, but in order to save them from damage, जो डाक टिकट होते हैं उनको कार्यालय तिजोरी में रखना चाहिए, लेकिन उनको और सुरक्षित करने के लिए, उनको नुकसान से बचाने के लिए दे शुड फर्स्ट बी पुट इन दी स्टैम्प केस। उनको पहले क्या किया जाएगा, स्टैम्प केस यानी कि टिकटों वाला एक केस होता है या बॉक्स होता है, उसके अंदर आपने रखना है। सप्लाई टू एवरी मेल ऑफिस एंड इन दी केस, एंड दी केस शुड बी केप्ट इनसाइड दी सेफ। तो जो डाक टिकट वगैरह होंगे, पोस्टेज स्टैम्प्स होंगे, उनको ऑफिस सेफ में रखना चाहिए, कार्यालय तिजोरी में रखना चाहिए, लेकिन उनको नुकसान से बचाने के लिए पहले आप क्या कर सकते हैं, स्टैम्प केस में यानी कि टिकटों को रखने के लिए एक बॉक्स दिया जाता है प्रत्येक डाक कार्यालय को, उसमें इनको डाला जाएगा और फिर उसके बाद इनको तिजोरी के अंदर रखा जाएगा। द केस consist of two boxes. The inner box marked daily stock is intended for the stamps extra required for the days and half a day's sale, and the outer box marked reserve stock for the remainder of the supply held by office। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो केस है उसमें दो बॉक्सेस होते हैं। ये आपका जो ऑफिस केस रहेगा या बॉक्स रहेगा उसमें दो बॉक्सेस रहते हैं। ठीक है, इनर वाला जो रहेगा वो डेली स्टॉक के रूप में आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जो इनर बॉक्स होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, डेली स्टॉक लिखा होता है, जो किसके लिए होता है, जो आपको एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए डाक टिकटों की आवश्यकता है वो आप इसके अंदर रखेंगे। एंड दी आउटर बॉक्स के ऊपर क्या लिखा होता है, रिजर्व स्टॉक लिखा होता है, और बाकी जो भी आपके पास बैलेंस बचाता है वो आप रिजर्व स्टॉक में रखेंगे। A Group D official who has a furnished security may be employed for the sale of stamps to the public with the approval of the superintendent। ग्रुप डी ऑफिशियल जिसे सुरक्षा प्रदान की गई हो या जहाँ पे सुरक्षा उपलब्ध हो, उसको क्या किया जा सकता है, सुपरिटेंडेंट के अनुमोदन के बाद जनता को बिक्री के लिए डाक टिकट दिए जा सकते हैं, RMS। बट the services of the Group D official who is employed to deface postage stamps should not be utilized for this purpose। ठीक है, तो जहाँ पे भी सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई हो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट RMS के अप्रूवल के बाद जनता को बिक्री के लिए ग्रुप डी ऑफिशियल को डाक टिकट दिए जा सकते हैं, डाक टिकटों का स्टॉक दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसा ग्रुप डी ऑफिशियल जिसे कौन सी ड्यूटी दी गई है, डाक टिकटों को डिफेस करने की, विरूपित करने की ड्यूटी दी गई है, उसको इस तरह के डाक टिकटों का स्टॉक कभी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको विरूपित करने की ड्यूटी दी है। तो अगर उसको स्टॉक दिया जाएगा तो वो क्या कर सकता है, वहां से डाक टिकट उखाड़ के अपने पास रख लेगा, फिर उनको बेच देगा। तो ऐसा करने से बचने के लिए उसको कभी भी डाक टिकटों का स्टॉक नहीं दिया जाता है। द ऑफिशियल हु इज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सेल ऑफ स्टैम्प्स
should write down in his rough notebook the various denominations of unsold postage stamps, stationery extra, and the cash at the close of the working hours of the set and sign the same. जिस अधिकारी को टिकट दिए जाते हैं बिक्री के लिए, उसे काम के घंटों के अंत में, यानी कि जब वर्किंग आवर्स ऑफिस के खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो भी अनसोल्ड टिकट या स्टेशनरी होती है उनके विभिन्न मूल्य पर और नकदी को अपनी कच्ची नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिखेगा और साथ में उसके ऊपर हस्ताक्षर भी करेगा. द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड चेक द करेक्टनेस ऑफ दीज आइटम्स एंड साइन इन टोकन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज. प्रधान छंटाई सहायक क्या करेगा, इनकी शुद्धता की जांच करेगा कि इसने जो आइटम्स अपने पास रखी हैं, डाक टिकट या स्टेशनरी है, उनकी जांच करेगा, उनकी शुद्धता की जांच करेगा और उसने ये वेरिफिकेशन कर लिया इसके संबंध में, इसके सबूत के रूप में प्रविष्टियों के लिए वो हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा. रूल नंबर 19 है कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी, सरकारी धन की अभिरक्षा. गवर्नमेंट मनी एंड ऑल अदर आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द रूल्स टू बी केप्ट इन द ऑफिस सेफ शुड बी लॉक्ड अप इन द ऑफिस सेफ और कैश चेस्ट सप्लाइड टू द ऑफिस. गवर्नमेंट मनी, जो सरकारी धन होता है या अन्य जो भी आर्टिकल या डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको रूल के अनुसार ऑफिस सेफ में, कार्यालय की तिजोरी में रखना होता है, उनको क्या किया जाएगा, कैश सेफ में, क्या नकदी सेफ में ताला लगा के रखा जाएगा या फिर कैश चेस्ट जो दी जाती है कार्यालयों को, उसमें उन्हें रखा जाएगा. फॉर दिस पर्पस ईच हेड रिकॉर्ड ऑफिस विल बी सप्लाइड विद द ऑफिस सेफ. और इस उद्देश्य के लिए कि सरकारी धन या अन्य जो भी स्टेशनरी है या डाक टिकट वगैरह है जिनको ऑफिस सेफ में रखना है, संभाल के रखना है, उस चीज़ को रखने के लिए प्रत्येक हेड रिकॉर्ड ऑफिस को क्या दिया जाता है, एक कार्यालय सेफ दी जाती है, तिजोरी दी जाती है. Each record or sub-record office will be supplied with either a cash safe or a cash chest at the discretion of the head of the circle. प्रत्येक रिकॉर्ड या सब रिकॉर्ड ऑफिस को क्या किया जा सकता है, एक कैश सेफ दी जा सकती है या कैश चेस्ट भी दी जा सकती है. अब कैश चेस्ट अगर आपने पोस्ट ऑफिस में देखी होगी तो वो कैसे रहती है, अंदर वाली साइड रहती है, ठीक है. उसको जो भी फ्लोर होता है उसके अंदर उसको बनाया जाता है मोटे से, उसके ऊपर ताले लगे रहते हैं, उसको आसानी से कोई निकाल नहीं सकता है. तो हेड ऑफ सर्कल के, यानी कि जो सर्कल प्रमुख होता है, उसके विवेक के अनुसार क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड या उप रिकॉर्ड कार्यालय को नकद तिजोरी या कैश चेस्ट प्रदान की जा सकती है. नो प्राइवेट मनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एनी पर्सन में बी केप्ट इन दी सेफ और चेस्ट. किसी भी व्यक्ति का निजी धन या संपत्ति तिजोरी या संदूक में नहीं रखे जाने चाहिए, यानी कि प्राइवेट मनी किसी भी व्यक्ति की आपने कभी भी रिकॉर्ड ऑफिस की या हेड रिकॉर्ड ऑफिस की चेस्ट या सेफ में नहीं रखने होते हैं. इन हेड रिकॉर्ड ऑफिस वन की ऑफ द सेफ विल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड अदर इन दैट ऑफ द अकाउंटेंट. प्रधान अभिलेख कार्यालय में जो सेफ या तिजोरी है उसकी एक चाबी प्रधान अभिलेख अधिकारी के पास और दूसरी जो वो अकाउंटेंट के पास रहेगी. ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस द सेफ और द चेस्ट में बी सिक्योर्ड विद ओनली वन लॉक. तो कामकाज के घंटों के दौरान, ये कि कार्यालय के जो कामकाज के घंटे हैं उसके दौरान ये जो तिजोरी है इसको केवल एक ताले के साथ भी सुरक्षित किया जा सकता है, द की ऑफ विच, और उस ताले की जो चाबी है वो किसके पास रहेगी, इन द कस्टडी ऑफ द अकाउंटेंट इन द हेड रिकॉर्ड ऑफिस. प्रधान अभिलेख कार्यालय में उसकी एक जो चाबी है वो अकाउंटेंट के पास रहेगी और सब रिकॉर्ड ऑफिसर और रिकॉर्ड ऑफिसर इन अदर ऑफिस, बाकी कार्यालयों में जो कामकाज के घंटों के दौरान एक ताला उसको लगाया गया होगा, उसकी चाबी रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर के पास रहेगी. बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के जो कामकाज के घंटे हैं जब वो समाप्त हो जाएंगे उसके बाद द सेफ मस्ट बी सिक्योर्ड विद बोथ द लॉक. तिजोरी को दोनों तालों से सुरक्षित किया जाना चाहिए. की ऑफ विच शुड रिमेन इन दी कस्टडी ऑफ प्रॉपर एंड ऑथराइज्ड ऑफिशियल, और उन दोनों की चाबी एक हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास और दूसरी किसके पास, अकाउंटेंट के पास रहेगी. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आपका वॉल्यूम 7 का खत्म हो जाता है. बाकी चैप्टर नंबर 2 हम कल करना शुरू करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको कर लेना है. पोस्टमैन का आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे रूल जो अब आपको वॉल्यूम 7 के करने होते हैं पोस्टमैन के लिए, तो यहाँ से वो भी आपके कवर हो जाते हैं. तो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं, समझ के कर लेने हैं, क्योंकि समझ के करते हैं फिर ये भूलते नहीं है. एग्जाम में आप आसानी से इनका आंसर बता पाएंगे. कोई भी डाउट हो, गलती नजर आए, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. धन्यवाद.